नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं क्या होगा अंजाम जंग। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में तबाही मची हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस घेरने की प्लानिंग बना चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि रूस से लड़ाई में उनको अकेले छोड़ दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि रूस हमले में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 316 जख्मी हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सेना को एकजुट कर रहा है। हम जंग के इसी हालात पर चर्चा करेंगे। तो वहां के हालात क्या है? दूसरा दिन वहां पर है, तो दूसरा दिन आज युद्ध का है और किस तरीके के हालात है उस पर हम बातचीत करेंगे। यूक्रेन के पक्ष में कौन कौन है वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि हालात काफी चिंताजनक हो गए हैं। वहां पर काफी हाहाकार मचा हुआ है। इसके साथ ही यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सेना को भी एकजुट कर रहा है। अब दूसरा दिन यहां पर है। रूस ने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है और अब वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन में चारों तरफ से तबाही मची हुई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में तबाही मची हुई है और यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस ने घेरने की प्लानिंग बना चुका है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या हालात है वहां पर, किस तरीके की चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ में है, रिटायर्ड मेजर जनरल रक्षा विशेषज्ञ संजय मैस्टन हमारे साथ में जुड़े हैं और इसके साथ ही अभिषेक खरे विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले आपसे सवाल मेरा यह है कि दूसरा दिन आज जो है युद्ध का और काफी हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो जेलेंस्की है, जो राष्ट्रपति है यूक्रेन के, वो भी कहीं ना कहीं अब बेबस नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? तरह वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में तबाही का मंजर है और राष्ट्रपति ऑफ यूक्रेन वो बिल्कुल पूरी तरह से लाचार हो चुके हैं। बिकॉज जिस तरह अमेरिका और नाटो कंट्रीज उनको वादा कर रहे थे कि वी विल बी देयर फॉर यू, nobody is coming up except they are putting sanction on Russia. Sanction को रशिया मानने को तैयार नहीं है बिकॉज पुतिन जो है अपना होमवर्क पूरा ठीक से किया हुआ है। ही नोज कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसने क्या एक्शन लेना है, क्या करना है और किस तरह उन सैंक्शंस को सामना करना है। उसके अलावा जिस तरह रशियन आर्मी जो है भिन्न भिन्न शहरों में घुस चुकी है, कीव में घुस चुकी है। कीव के जो एक रिवर है तेत्रीव का ब्रिज उन्होंने उड़ा दिया है। एंड एज पर द स्टेटमेंट ये जो कह रहे हैं कि यूक्रेन कैन स्टैंड, यानी कि विद इन 96 आवर्स द कीव विल फॉल। और मुझे लगता है कि उतना ज्यादा भी ये मतलब लंबा समय बता रहे हैं, उतना समय भी शायद सस्टेन ना कर पाए। बहुत जल्दी ही यूक्रेन की सेना जो है वो रशिया के सामने सरेंडर कर देगी और पूरे यूक्रेन पे रशिया का कब्जा हो जाएगा। और बाकी तो नाटो और अमेरिका भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, अभी सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अभी और कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। पूरे विश्व में रशिया के इस एक्शन के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। इवन मॉस्को, इवन विद इन रशिया ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट दिस वॉर फ्रेंजी ऑफ व्लादिमीर पुतिन। लेकिन उसका कोई फर्क उन पर पड़ नहीं रहा है। और जिस तरह उन प्रोटेस्टर्स को, डेमोन्स्ट्रेटर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उस तरह लगता है कि पुतिन अपने इरादों में पक्के हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन जेलेंस्की कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने कहीं ना कहीं उनको ये बोला था कि युद्ध कर लेना चाहिए। अब अमेरिका ने भी हाथ कहीं ना कहीं खड़े कर लिए हैं। अब ऐसे में वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से जब वो ना वो पीछे हट पा रहे हैं ना आगे जा पा रहे हैं। कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया है। नाउ यूक्रेन है, उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है। और जिस तरह के वादे अमेरिका ने किए थे, उन सब वादों में वो फेल हो गए हैं। और एक ऑलमोस्ट यू कैन से कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अब वो दे आर नॉट गोइंग टू सेंड देयर आर्मी टू हेल्प आउट यूक्रेन। तो मेरा कहने का मतलब है कि यूक्रेन के पास तो कुछ था ही नहीं रशिया का मुकाबला करने के लिए।
रशिया इज मोर पावरफुल। इनफैक्ट यदि आप कंपैरिजन करें नाटो कंट्रीज, अमेरिका, सबको मिला के रशिया ऑलमोस्ट या यू कैन से कि 75% उनके पास है, यदि उनको बराबर सामने किया जाए। तो यूक्रेन के पास तो उससे लड़ने के लिए वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, ना उसके पास उतनी फोर्सेस है, ना उसके पास उस तरह के इक्विपमेंट है, ना एरोप्लेन है, कुछ भी नहीं है। तो हाउ लॉन्ग दे कैन सस्टेन। तो यूक्रेन तो बिल्कुल बेबस हो चुका है, उनके पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए। बट व्हाटएवर, जितने भी कम रिसोर्सेज के होते हुए जिस तरह वो फाइट आउट कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं रशिया का, हैट्स ऑफ टू देम, और बड़ी बहादुरी से उनका सामना कर रहे हैं और ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल, हमारे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैस्टन जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो हालात वहां के बने हुए हैं और अब यूक्रेन एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां से न वो आगे जा पा रहा है न पीछे आ पा रहा है, तो क्या अब किस तरीके की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, स्थिति तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अभी टू पुट इट वेरी ब्लंटली, कीव इज इन, पूरा यूक्रेन इज इन कब्जा ऑफ रशिया। अभी इसको मैं बहुत ही ब्लंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि उनके खुद के राष्ट्रपति ने बोला है कि हमारी स्टेइंग पावर 96 आवर्स है और वो 3 या 4 दिन में ट्रांसलेट होती है, पर शायद अब वो भी नहीं होगा। क्योंकि अभी मैं एक दूसरे चैनल पे था, विजुअल्स देख रहे थे कि टैंक्स अंदर आ गए हैं कीव के और अंदर घुसे चले जा रहे हैं। कोई उनको कंटेस्ट नहीं कर पा रहा है, और कंटेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि देखिए, जब लड़ाई होती है तो सोल्जर जो है वो पहले बॉर्डर इलाके में रहते हैं, वहाँ डिफेंसेस होते हैं तैयार, वहाँ पर कंटेस्ट करते हैं। और हमेशा जो अंदर वाले इलाके होते हैं कहीं पर भी, वहाँ पर बेसिकली पुलिस और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, हल्की फुल्की से CISF, ये फोर्सेस डिप्लॉय किए जाते हैं। मैं इंडिया के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आर्मी जो है, जिनके पास मेन हथियार और मेन वो होती है, वो आगे बॉर्डर्स में लड़ती है। तो इन्होंने क्या किया है कि रशियंस ने ऑलरेडी वहां पर एक एयर असॉल्ट करके एंटोनोव में अपनी काफी फोर्सेस भेजी, इधर से लिंक अप हो गया है। तो अंदर पहुंच गए, और अंदर जब पहुंच जाते हैं तो कंटेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी लड़ाई देखा जाए तो तकरीबन खत्म है। और शायद आपने देखा होगा एक चैनल में, अभी मैं उसी में था कि 2 गाड़ियां शायद अंदर गई हैं, जिसमें यूक्रेन की गाड़ी है, लेकिन ट्रुप्स उसमें बैठे हुए हैं रशियंस के। तो अगर वो सही है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर वो सही है तो फिर वो ट्रुप्स कौन हो सकते हैं? तो वो ट्रुप्स ऑब्वियसली इनके स्पेशल फोर्सेज होंगे, स्पेटनाट्स। और उनका टारगेट क्या होगा? टारगेट सीधे होगा जाके जहाँ पर इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जहाँ इनके प्रेसिडेंट है और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, और वो वहां जाके उनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे उन्होंने कैप्चर कर लिया तो वो वीडियो में और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में प्रोजेक्ट हो जाएगा और वो यहाँ लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आपकी पावर है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो प्रेसिडेंट है, जब वही कैप्चर हो जाएंगे, तो अगर ये रिपोर्ट सही है कि वो उसमें 2 गाड़ियों में कुछ रशियन ट्रूप्स हैं, क्योंकि लड़ाई में बहुत इंटेलिजेंस वॉइड्स होते हैं, इंटेलिजेंस गैप्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर गलत इल्जाम लगते हैं, सही रिपोर्ट कभी नहीं मिलती है कैजुअल्टीज की, सब कुछ। तो ये देखते हुए तो सिचुएशन तो अब आउट ऑफ कंट्रोल है। पर यही खराब लगता है कि इनको अकेले कैसे छोड़ दिया पूरे विश्व में, खासकर सो कॉल्ड नेटो, क्योंकि नेटो ही इनके काफी मोटिवेट कर रहा था। मेरे को याद है जब चांसलर स्कॉल्स ये गए थे यहाँ पर, जर्मन चांसलर गए थे इधर यूक्रेन में भी, उसके बाद रशिया, तो उन्होंने यूक्रेन में, मैं उनकी प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था, उन्होंने बोला हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सबने साथ छोड़ दिया, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि अब क्या है कि जो बाकी छोटे देश हैं, यार यूक्रेन तो मैं बोलूंगा बड़ा देश है, लेकिन छोटे देश हैं जैसे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया वगैरह वगैरह, अब ये सब देशों के अंदर इनकी आप साइकोलॉजी देखिए, किसका साथ दें? क्या रशिया का साथ दें? क्या अमेरिका का साथ दें? क्या नेटो का साथ दें? कितना कंफ्यूजन है। आप इसका साथ दो तो वो खा जाएगा, इसका साथ दो तो ये खा जाएगा। ये तो मॉडर्न वॉर, ये मॉडर्न हिस्ट्री में, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सब चीजें मंजूर थी कि जो हो रहा था। और लेकिन ये जो अभी हुआ है, बहुत ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत ही खराब चीज हुई है। देखिए, कोई भी रशियन की तारीफ, प्रेसिडेंट पुतिन की तारीफ तो करेगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये काफी सिविलियंस भी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और देखिए, लड़ाई होती है जब कोई कारण होता है, यहाँ तो कोई कारण ही नहीं था। अब पूरी दुनिया यही बोल रही है कि कारण ये था कि वो नेटो में ज्वाइन करने वाले थे। ये कोई कारण है? ये तो परसीव थ्रेट है आपकी। कल आप हमारा देश ही देखिए, श्रीलंका है हमारे नीचे, कल वो बोले कि मैं
एससीओ में ज्वाइन करना चाहता हूँ या इसके साथ अलायंस करना चाहता हूँ कि हम जाके इसको खत्म कर देंगे। एक देश की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसकी इंडिपेंडेंस होती है, उसका सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल ये तो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा। और ये दो देश हैं जो चाइना, ये चाइना को तो अभी बढ़ोतरी मिलेगी, वो कल फिलीपींस है, सबसे पहले तो उसका टारगेट ताइवान है। बिल्कुल, मेरा सवाल दूसरा आपसे यही था कि जिस तरीके से ये जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, हमेशा से मौका परस्त चीन देखा गया है, उसको जहां मौका मिलता है वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है, तो चीन ने इस मौके का किस तरीके से फायदा उठाता हुआ नजर आएगा? तो देखिए फायदा क्या है, उसको अभी एक सबक मिल गया है, अभी एकदम कुछ नहीं करेगा, उसको सबक मिल गया है, उसको पता चल गया है कि वर्ल्ड का क्या रिएक्शन होगा। क्या ये सिर्फ बोलते ही हैं, अमेरिका तो सिर्फ बोल ही रहा है। और मैं तो अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है वहां पर यूक्रेन की उन्होंने भी ट्रुप कंट्रीब्यूट की थी अफगानिस्तान में, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स 49 कंट्रीज का था। आज उन्होंने आपका साथ दिया उस समय और आपने इनको छोड़ दिया है। तो चीन जैसा देश तो वो अभी इससे बहुत बड़ा सबक लेगा कि अब तो कुछ भी कर सकते हो, मन मानी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मन मानी, क्योंकि अभी छोटे मोटे देश को तो अभी ताइवान है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, ये तो अभी इनके इंडो पैसिफिक रीजन, अब मेरे को लगता है भविष्य में यहाँ पर भी अब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और फिर वो इंडियन बॉर्डर्स की तरफ भी कुछ करेगा। देखिए लास्ट ईयर उसने गलवान किया ही था। तो इस प्रकार ये चीजें एक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अच्छी चीज नहीं है। और इसको मैंने अभी एक चैनल में यही बोला, मैंने कहा ये देखिए ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की हार है, यूनाइटेड नेशंस की हार है। ये यूनाइटेड नेशंस बना किस कारण है? कोई कारण तो है। अभी तक वहां पर पीस एनफोर्समेंट के लिए चला जाना चाहिए था कुछ ट्रुप्स, लेकिन वो भी नहीं किया। पीस कीपिंग तो दूर का है, पीस एनफोर्समेंट किया जा सकता था, लेकिन अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, अब तो आउट ऑफ कंट्रोल है। और मेरे ख्याल वेस्ट ने और नाटो ने इनको धोखा दे दिया है। और प्रेसिडेंट पुतिन को तो अभी बिल्कुल वो शेर बन जाएंगे, वो सोचेंगे मेरी एक बहुत अच्छी स्टैचर बन गई है वर्ल्ड में, तो वो तो और हीरो बनेंगे दूसरों को दबोचने के लिए। अभी नेक्स्ट इन लाइन हो जाएंगे ये बाल्टिक स्टेट्स जो लिथुनिया वगैरह हैं। तो और चाइना को तो ये मिलेगा ही एक मौका। तो अच्छा सिचुएशन नहीं हुआ है ये, और इसको मेरे ख्याल पूरा देश, पूरा अपना विश्व एनालाइज जरूर करेगा कि किसने क्या क्या गलती की है, क्या कर सकते थे। देखिए गलतियां तो सबकी निकल के आ गई हैं, लेकिन क्या करना चाहिए था वो ज्यादा जरूरी है। और इसमें काफी देश तो चुप बैठे हुए हैं और चाइना ने हल्का सा सपोर्ट दिया है, पाकिस्तान वहां चला गया इस टाइम पे, और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, और ये सीरिया है और ईरान है। तो ये एक नया अलायंस भी बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन संजय जी, जिस तरीके से ये समीकरण बने हैं और जो अब स्थिति जो है वो हाथ से निकल चुकी है पूरी, जो हालात वहां पर बेकाबू हो चुके हैं, तो फिर भी उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें अभी भी तृतीय विश्व युद्ध को लेकर लोग कह रहे हैं। तो क्या तृतीय विश्व युद्ध की तरफ ये जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अभी? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो जब ये उनका ऑब्जेक्टिव हो गया तो अभी युद्ध क्यों होगा? और जब नाटो ने साफ कर दिया था वो यूक्रेन में नहीं घुसेंगे, अब विश्व युद्ध नहीं होगा और ये यहाँ पर अभी खत्म है। पर अब आगे क्या होगा वो भविष्य बताएगा कि ये कैसे यहाँ चीजें चलेंगी। अच्छा, मैं अभी आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि अभी ना वो दूसरा चैनल मेरे को बार बार कॉल कर रहा है। बिल्कुल, बहुत ही शुक्रिया, आपने समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े और उस पूरी बातचीत में हमारे साथ शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर अभिषेक खरे जी, विदेश मामलों के जानकार, भी काफी समय से जुड़े। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है और आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके के हालात वहां पर बन रहे हैं, अपील करता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन और उसकी मदद कोई वहां पर नहीं कर रहा है, तो अब क्या स्थिति है या यूक्रेन का क्या होने वाला है? ये है कि पहले तो हम आज की डेवलपमेंट से बात करें कि सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये है कि अभी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है आज। तो अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है कि भारत अब किसके पक्ष में वोट करेगा। क्या वो रशिया के पक्ष में करेगा, क्या वो यूक्रेन के पक्ष में करेगा, या फिर जैसा कि पिछली बार एब्सटेंड हो गया था, अनुपस्थित हो गया था, तो क्या फिर से अनुपस्थित हो जाएगा। तो ये एक अब भारत की भी बड़ी परेशानी है। भारत डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन भारत के ऊपर प्रेशर लगातार आने वाले समय में आने वाला है। तो ये तो एक बड़ी परेशानी है। अब अगर हम दूसरी बात करें, आज कल काफी यूक्रेन के जो भारत में वो है राजदूत हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बोला था कि आप हमारे पक्ष में वो करिए, पुतिन से बात करिए, हमारे पक्ष में वोट करिए, और उन्होंने समझाने की भी कोशिश की थी अपनी स्थिति को। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये पक्ष भी हमें समझना जरूरी है
कि आखिरकार हम किसका साथ देने वाले हैं, भारत किसका साथ देगा। तो यहाँ पर भारत के पास बड़ी परेशानी है कि यूएसए भी सामने खड़ा हुआ है, तो उसे देखें, या हमारे जो पुराने मित्र है रशिया उसे देखें, तो हमारी एक परेशानी तो निश्चित तौर पर है। लेकिन एंड ऑफ द डे, जैसा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है, प्रत्येक देश अपना ही हित देखता है, अपने इंटरेस्ट देखता है, अपने हित देखता है। तो आज की डेट में मुझे लग रहा है कि जो हमारे हित हैं वो निश्चित तौर पर न्यूट्रल रहने में ही हमारे हित हैं। हमारे हित किसी भी तरह से अभी किसी पक्ष की तरफ जाने में नहीं है। और विशेष तौर पर दो घटनाएं अगर हम पिछले एक साल में देखें, कि एक घटना हुई अफगानिस्तान में, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अचानक से पुल आउट किया और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। दूसरी घटना हुई है यूक्रेन वाली, कि पहले तो बहुत साथ देने की बात की गई कि बहुत साथ दिया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन एंड में उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। तो इन दो घटनाओं से सबक क्या मिलता है? इससे ये सबक मिलता है भारत को कि हमारा जो पुराना साथी है यानी रूस है, एटलीस्ट अभी हम उस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका लेड नेटो अभी विश्वसनीय उतना है नहीं, या वो जो बोलते हैं वो पूरी तरह से फॉलो उसको करते नहीं है। तो दो परेशानी तो यह। दूसरा, रूस ने भारत को, अगर भारत के इतिहास से देखें हम, जब से भारत बना है, निश्चित तौर पर रूस ने भारत का निरंतर साथ दिया है, खड़ा रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो यही है कि भारत को अपने इंटरेस्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म भी देखना पड़ेगा, जो कि अभी फिलहाल मुझे लगता है या तो न्यूट्रल रहने में ही भलाई है, या अभी की डेट में मुझे लगता है साथ देना भी नहीं तो रशिया का ही दिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि रशिया बेसिकली लड़ क्यों रहा है, हम इस चीज को भी तो समझें। रशिया ने क्या पर्याप्त मौका नहीं दिया नेटो को, क्या पर्याप्त मौका नहीं दिया यूक्रेन को? उसने पर्याप्त मौका दिया, क्योंकि उसकी मांग क्या है बेसिकली वो तो समझें। भाई, एक देश अगर अपनी सिक्योरिटी करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? अगर एक देश को सिक्योरिटी में कोई खतरा महसूस होता है कि उसके बॉर्डर पे खड़ी हुई है नेटो फोर्स, जो उसकी बहुत बड़ी दुश्मन है, जो उसके बहुत तकलीफ पहुंचा सकती है उसको, तो वो उससे बचने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने, जब इन्होंने लातविया को नेटो का मेंबर बनाया रूस की बॉर्डर पे, उसने उस समय विरोध प्रकट किया, फिर उन्होंने उसका विरोध ना मानते हुए लिथुआनिया को बना लिया, लिथुआनिया के बाद फिर इन्होंने एस्टोनिया को मेंबर बना लिया नेटो का। तो फिर कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है जाके रशिया को भी तकलीफ होगी कि यार ये बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल ही हमारे वजूद को नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं। तो तब जाके उसने विरोध प्रकट करना शुरू किया कि चलो ये जो उसके बॉर्डर के कुछ छोटे देश थे वो तो शामिल हो गए, लेकिन अब यूक्रेन एक बहुत बड़ा देश है और हर देश चाहता है, त्यागी सर बेहतर बता पाएंगे, कि बफर स्टेट हर देश चाहता है उसकी बॉर्डर पर रहे, जिससे कल को अगर लड़ाई हो तो एक बफर उसको मिले। तो बफर स्टेट के रूप में उसे निश्चित तौर पर चाहिए ही है कि यूक्रेन रहे, यूक्रेन जैसा देश। तो ये चीज भी है। तो उसने मुझे लगता है पर्याप्त मौका नेटो को दिया था, और नेटो ने भी बहुत अजीब ढंग से रिएक्ट किया। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन को बहुत उकसाया, भड़काया, यूक्रेन को बहुत सपोर्ट दिया। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए कि अब इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर भविष्य में होगी तो शायद नेटो साथ देने आ जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे ये आप मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश डायरेक्ट इस तरह के युद्धों में नहीं उलझना चाहता जिससे उसे सीधा बेनिफिट नहीं होने वाला। चलिए, ये युद्ध वैसा ही है कि ये दो व्यक्तियों के। ठीक है अभिषेक जी, बिल्कुल अभिषेक जी, आपको यहाँ रुकना चाहेंगे। हमारे साथ यूक्रेन से सीधे लाइव छात्र जुड़ गए हैं, पवन गौर। पवन, अभी के क्या हालात जो है वो वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो हालात है वो काफी चिंताजनक वहां के बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी के हालात वहां पर कैसे और आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? सबसे पहले नमस्ते मैम, आप सभी को नमस्कार। मैम, यहाँ पे जो हालात हैं वो कुछ इस तरह से हैं मैम। रात भर मैम सायरन बजते हैं मैम। जो आज रात को हुआ था मैम सीन बॉम्ब, मैम मान लो बारिश हो रही है मैम बॉम्ब की जी। रात भर मैम इमरजेंसी सायरन बजे हैं, तो मैम हमें इंफॉर्मेशन भेजी गई रात को 3 बजे कि आप जल्दी से आके मैम हॉस्टल का हमारे पास बॉम्ब शेल्टर था, आप यहाँ पे आके रुकिए। तो मैम हम यहाँ पे रात को आके रुके हैं मैम। नींद नहीं आई, सब लोग एडजस्ट किया कैसे ना कैसे करके। तो अब सुबह मैम इतनी शांति हो गई कि आप मान लो कि कोई हो ही ना इस देश में, पूरे में सड़कों पे कोई हो ही ना मैम। रात भर इतना हाहाकार रहा और सुबह होते होते बिल्कुल एकदम बिल्कुल शांति। तो मैम ये चीजें अब बहुत परेशान कर रही हैं कि अब आगे क्या होने वाला। हम लोग तो मैम बहुत ही कंफ्यूज हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एम्बेसी हमें मैसेज कर रही है कि हम कर रहे हैं, हम अपने वे में हैं काम करने के में, लेकिन मैम पैनिक तो होता ही है मैम। घर वालों के कॉल पे कॉल आ रहे हैं,
वो लोग बहुत ज्यादा परेशान, रिलेटिव्स परेशान है मैम, जो भी हमारे यार दोस्त साथी संगी हैं। बिल्कुल। हम तो मैम थोड़ा सा जो मेट्रो एरिया है उससे थोड़े से दूर हैं, लेकिन जो वहां पे हैं वो तो बहुत पैनिक है। वो कह रहे हैं कि भाई रात भर और दिन भर हम लोग परेशान है, पता नहीं कब ऐसा हो जाए कि हमारे अपार्टमेंट पे, हमारे स्ट्रीट में बॉम्ब आगे पड़ जाए। कुछ भरोसा नहीं है मैम। बिल्कुल पवन, पवन अभी अगर देखा जाए तो अभी खाने पीने की क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही, जो जरूरी संसाधन है उनकी क्या स्थिति है आपके पास में? मैम कल मेरी फ्लाइट थी मैम, 24 तारीख को, मेरी भी और मेरे साथी की भी। जी। अचानक से ही मैम सुबह पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है, आपकी सारी फ्लाइट कैंसिल है। तो मैम शाम तक सिचुएशन बदतर होती गई। जी। हमने मैम, हम मार्केट में गए तो मार्केट में इतनी भीड़ हमने मैम जिंदगी में नहीं देखी है। सामान का जो प्राइस था वो थोड़ा सा मैम इंक्रीज था, वो पता नहीं अब कितना ही होगा। जी। तो मैम आप बैंक जाएंगे तो बैंक में आप लाइन देखेंगे मैम, बहुत लंबी लाइन है, कतारें। हमारे पास जो भी कैश था मैम वही हमारे पास कैश बचा हुआ है। लाइन में लग के कोई फायदा नहीं है मैम। 2-4 घंटे लाइन में लगने के बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बैंक से पैसे खत्म हो चुके हैं। अब ये सिचुएशन है मैम कि आगे वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। यहाँ के लोग भी साफ कह रहे हैं कि हमने अपना स्टॉक पूरा कर लिया है 1 महीने का, खाना पीना साथ दो। आप लोग देख लो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप लोग फिर उसी हिसाब से सामान रखो, लेकिन रेडी रहो। पवन, आपके साथ में कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ में और कितने भारतीय और हैं जो आपके साथ में फंसे हुए हैं? क्या उनसे बातचीत हो सकती है? हेलो मैम, मैं भी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर यूक्रेन में। और मैं भी जिस तरह उन्होंने बताया कि हम लोगों की कल फ्लाइट थी, कल पूरा घटनाक्रम जो 5 बजे शुरू हुआ उसके बाद फ्लाइटें रद्द हो गई। तो मौजूदा हालात में अभी जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो तो अभी हैं यहाँ पर। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है और जो यहाँ की जो वाटर सप्लाई है अभी तो वो नॉर्मल चल रही है। लेकिन जिस तरह से इन्वेडिंग जारी है रशिया के द्वारा, तो अगर उस तरह से कंटिन्यूड रहे तो 10 दिन बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों की एज मेडिकल स्टूडेंट यही अपील रहेगी वहाँ के विदेश मंत्रालयों से और एम्बेसी से कि जो 4 एग्जिट गेट बनाए गए हैं यहाँ की नेबरिंग एम्बेसी के थ्रू, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाए और हम लोगों को विदाउट एनी डिले यहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए। बिल्कुल। आप हिंदुस्तान में किस जगह से ताल्लुक रखते हैं? आप कहाँ से आते हैं हिंदुस्तान में? मैम मैं पटना से हूँ और ये जो है हरियाणा से। जी। तो जब आपको एडवाइजरी वहां पर मिली, क्योंकि ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि 2 हफ्ते पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी और वहां की एम्बेसी की तरफ से भी कि आप अपने देश जा सकते हैं, आप चले जाइए, हालात जो है वो काफी खराब हो गए हैं। मैम इस बात का जवाब मैं दूंगा मैम। एम्बेसी की मैम हमारे पास सारे फोटोज पड़े हुए हैं जी। 14 को मैसेज आया, 18 को, 24 मैम 18 तारीख मतलब 18 फेब को उन्होंने बोला कि टेंशन बढ़ रही है, अगर हम आपको एडवाइस करते हैं आप निकल जाइए। मैम ये एडवाइस का टाइम नहीं था, ये वार्निंग का टाइम था। मैम अमेरिका की एम्बेसी ने दिया था, इजराइल की एम्बेसी ने दिया था कि 24 से 48 घंटे आपको दे रहे हैं, फ्लाइट करिए और वापस अपने देश आइए जी। मैम फिर फ्लाइट हुई, एम्बेसी ने जो हमें टाइम दिया था कि 22, 24, 26, 28, ये उनकी ओर से फ्लाइट थी मैम। 24 की मेरी फ्लाइट थी मैम, कैंसिल हो गई जी। मैम यहाँ यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि आप अभी यहीं रुकिए, 25 फेब को हम क्लियर करेंगे कि आप क्लास ऑनलाइन रहेंगी या ऑफलाइन रहेंगी जी। तो मैम एक्सपेल हो सकते हैं आप, अगर आप बिना बताए यहाँ से इंडिया चले गए, आप कहीं अपने नेटिव देश चले गए। मैम ये इस तरह से कंफ्यूज कर दिया मैम चारों ओर से कि बंदा क्या करे मैम। बिल्कुल पवन, लेकिन एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट अभी इंडिया पहुंची है, तो उसमें आपका टिकट वगैरह था या ऐसा कुछ उसमें था कुछ? मैम मेरी फ्लाइट थी 24 को, फ्लाई दुबई, हम दोनों फ्लाई दुबई थी। और मैम एयर इंडिया भी हमें पता है मैम 24 की थी, वो भी आई और रखते थी वापस चले गई मैम। लेकिन मैम फ्लाइट तो कैंसिल हुई है ना मैम, कहीं ना कहीं आप देखिए एम्बेसी भी मैम हमें नहीं समझा पाई, वार्न नहीं कर पाई। बिल्कुल पवन, लेकिन जब यूक्रेन एम्बेसी जो है उसका क्या कुछ कहना है? आप लगातार वहां फंसे हुए हैं, आप जिस तरीके से वहां पर रिएक्ट कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं काफी, तो क्या आश्वासन वहां की तरफ से मिल रहा है? मैम हमें सिर्फ इंडियन एम्बेसी है जो बताई जा रही है कि हमारा
हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, उनकी एम्बेसी से बात हुई है। हम बॉर्डर खुलवाएंगे और आपको उन कंट्रीज में ले जाके आपको वहां से इवैक्यूएट करेंगे, आपकी फ्लाइट वहां से होगी। लेकिन मैम कब होगी इसका कोई पक्का नहीं है मैम, कोई डेट नहीं बताई है, जस्ट एक आश्वासन दिया जा रहा है मैम, और कंडीशन नहीं है कि हम आश्वासन के जरिए बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि क्या सिचुएशन है। बिल्कुल आपकी व्यथा हम समझ पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप सभी बने रहिए। क्या जंग का अंजाम होगा, यूक्रेन की स्थिति क्या है और किस तरीके की वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर लगातार नजर बनाए रखें। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। क्या होगा अंजाम जंग, आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे यूक्रेन से भी, जहां पर जो फंसे हुए छात्र हैं उनसे भी हमने बात की। चर्चा में फिर बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, जिसमें अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ बने हुए हैं और सुमन शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं, और अभिषेक खरे जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमरदीप सर, अभी यूक्रेन से सीधे हमने बात की, वहां के जो छात्र लगातार फंसे हुए हैं उनकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि उनके अंदर कितना खौफ है, कितने डरे हुए हैं, अगले ही पल क्या हो जाए उन्हें नहीं पता। लेकिन वहां की एम्बेसी बिल्कुल उनका समर्थन नहीं कर रही है। सिर्फ भारतीय जो एम्बेसी है, जो हिंदुस्तान से लगातार उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, सिर्फ वही उनको पता है। तो ऐसे हालात में भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं? देखिए, जिस तरह पहले इनको निकलने के मौके थे और जो भी कारण रहे जिनकी वजह से वो नहीं निकल पाए, और वो सारा जो एयर स्पेस था वो वॉर स्पेस में बदल गया और उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ने लगे, सिविल फ्लाइट सारी बंद कर दी गई। अब उनके पास जो मौका है, जैसा चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि जो भारत जो है, जो नेबरिंग देश है, जैसे रोमानिया है, पोलैंड है और जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ कुछ संपर्क साधा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन छात्रों को या जो भी हमारे भारतवासी वहां पर फंसे हुए हैं उनको लैंड रूट से या दूसरे देश में भेजा जाए और वहां से फिर उनको भारत लाया जाए। इस तरह का कुछ प्लान है। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी बात की थी और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इट विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन जिस तरह युद्ध के हालात होते हैं, वहां किसी को इस तरह के मैं कहता हूं कि ख्याल ही नहीं होता है कि वो क्या देखे कि कौन हिंदुस्तानी है या कौन यूक्रेनियन है या किसको देखना है किसको नहीं देखना, उस तरह का ख्याल नहीं हो पाता है। तो वो तो सिर्फ एक आश्वासन हो सकता है, लेकिन इनको हिम्मत बनाए रखना चाहिए और प्रे टू द गॉड कि वो सेफ रहे, क्योंकि इस तरह की लड़ाई की स्थिति में कौन सी मिसाइल, कौन सा बम कहाँ गिर जाएगा, नोबडी नोज। और प्रोबेबली जिस तरह की बात की जा रही है कि इनको सड़क के रास्ते या लैंड रूट से वहां से नेबरिंग कंट्रीज में भेजा जाए और फिर वहां से उनको लाया जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, जिस प्रकार से लग रहा है कि बहुत जल्दी ही कीव विल फॉल एंड इट विल बी कैप्चर्ड बाय रशिया एंड देन रशिया विल ऑफ कोर्स, एक बार ये यदि यूक्रेनियन आर्मी का सरेंडर हो जाता है और वहां पे रशिया का कब्जा हो जाता है, तो फिर तो इनको निकालने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, फिर तो शायद इनको आसानी से निकाल दिया जाए। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमन जी, जिस तरीके के हालात अभी यूक्रेन में देखने को मिल रहे हैं, अभी सीधे तौर पर हमने यूक्रेन से जो छात्र वहां पर फंसे हुए थे उनसे हमने बातचीत की, काफी डरे हुए वो थे। अब जैसा कि अभी अमरदीप सर ने भी कहा कि कौन सा बम, कौन सी मिसाइल गिर जाए उन्हें भी नहीं पता, और यही बात वो लोग भी कह रहे थे। लेकिन उसके बाद में भी भारतीय एम्बेसी जो है वो लगातार उनके टच में तो है, लेकिन फिर भी किस तरीके से उनको बाहर लाया जाए? देखिए, अभी जो सर ने कहा है वो बात आपकी ठीक है कि प्रधानमंत्री ने काफी चिंता जताई है। कल 25 मिनट फोन पर बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, तो उसमें उन्होंने डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन के अलावा इस बात के बारे में भी डिस्कशन किया है कि जो वहाँ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह निकाला जाए और उनकी सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो ये वाली बात उन्होंने अपने मैसेज में प्रेसिडेंट पुतिन को दी है और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी आश्वासन दिया है कि उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाएगा। उसके अलावा कल फॉरेन सेक्रेटरी की जो रात को 9:15 बजे ब्रीफिंग हुई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को निकालने के लिए वो पूरी तरह सब तरह की कोशिश करें। अगर एयर रूट से नहीं निकाले जाएंगे तो लैंड रूट का वो सहारा लेंगे, और इसके लिए उन्होंने यहाँ से MEA से ऑफिसर्स को डिस्पैच किया है जो कि रशियन स्पीकिंग है। और ये वाले लैंड बॉर्डर्स वो हैं जैसे कि हंगरी, पोलैंड और रोमानिया,
जो कि बॉर्डर पे होते हुए भी इतना डिस्टेंस है कि वहां से आसानी से ये स्टूडेंट्स अगर जाना चाहें तो उसे कवर कर पाए। कोई 9 घंटे की दूरी पर है, कोई 12 घंटे की दूरी पर है। इसके अलावा कल जी मिनिस्ट्री को भी अपने कॉन्फिडेंस में लिया है और डिफेंस मिनिस्टर से भी इस बारे में बात हुई है। स्टैंड बाय एयरफोर्स के हवाई जहाज भी रखे जा रहे हैं और एयरफोर्स को इस बात की हिदायत दी गई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके हवाई जहाजों का सहारा लिया जाएगा। तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कंट्री के लिए भी और प्रधानमंत्री ने इस बात को पूरी तरह अपने डिस्कशन में जताया भी है। मगर उसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सेफ्टी को लेकर जो डिस्कशंस चल रहे हैं, कम से कम 15 दिन पहले ये वाली एडवाइजरी जारी हुई थी MEA की तरफ से कि वहां से जितनी जल्दी हो सके जो निकल सके वो निकले। और प्रधानमंत्री ने भी अपने एड्रेस में बोला है कि जो जहां है वो वहां रहे और नॉन एसेंशियल लोग वहां से निकलने की कोशिश करें और पूरी तरह एक टैंडम में काम कर रहे हैं MEA, MOD और PMO। तो ऐसा नहीं है कि इनको निकाला नहीं जाएगा। और अफगानिस्तान में भी हमने देखा है कि कैसे कंट्री पूरी तरह जुटकर अपने सिटीजन्स को वापस लेकर आया था। उसके अलावा कल जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात बोली थी कि वो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर डिस्कशन इंडिया के साथ करना चाहते हैं और मैटर अभी अनरिजॉल्व है। तो उन्होंने इंडिया का नाम लिया है और सारी दुनिया की निगाह इंडिया के ऊपर टिकी हुई है कि इस क्राइसिस में वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। जिस तरह फॉरेन सेक्रेटरी ने कल अपनी ब्रीफिंग में भी कहा कि हमारे स्टेक्स हैं इस पर्टिकुलर क्राइसिस में। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग UNSC का हिस्सा हैं, रोटेटिंग मेंबरशिप है इस वक्त हमारे पास। उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस को लेकर भी हमारी इन दोनों कंट्रीज के साथ इम्पोर्ट्स का रिश्ता है, मिलिट्री का रिश्ता है और हमारे वहाँ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। तो इंडिया के पास बहुत कुछ है जिसकी वजह से उसके स्टेक्स बहुत हाई हैं और इसीलिए इंडिया इतना इंटरेस्ट ले रहा है इस क्राइसिस में कि ये रिजॉल्व हो पीसफुली, डिप्लोमेटिकली। तो आगे आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि ये से सुलझेगा और ये बहुत बड़े युद्ध का रूप ना बन जाए। बिल्कुल, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हालात लगातार बने हुए हैं, स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं, स्टूडेंट ने भी अपनी व्यथा वहां पर बताई है। अब लेकिन जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, भारत अभी भी पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या अब युद्ध को रोकना आसान है या बातचीत पर बात हो सकती है? क्योंकि हालात तो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके। देखिए अंशुल, अब युद्ध बचे ही कहाँ है। अब तो मुश्किल से मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा वो एक आध दिन या बहुत हुआ तो 2 दिन वो सरवाइव कर पाएंगे यूक्रेन की फौज, इससे ज्यादा वो सरवाइव कर भी नहीं पाएंगे। तो स्थिति तो ऑलमोस्ट ये है कि अगले 24 से 48 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाएगा और लगभग रशिया का कब्जा पूरे यूक्रेन पर हो जाएगा। तो ये तो सीधा सा पार्ट है। दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं कि एडवाइजरी जो जारी की गई है, तो आपको याद होगा जो हमने बहुत पहले भी इस पे डिस्कशन किया था इस इशू पे, तब उस समय भी ये बात आई थी कि मैंने बोला था उस समय कि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और छात्रों को निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एडवाइजरी की स्थिति और जो लोकल लोग होते हैं वो ज्यादा बेहतर ढंग से उस स्थिति को समझते हैं। आज से 15 दिन पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, इवन आज से 3 दिन पहले भी कोई बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं थी। लेकिन देशों ने एडवाइजरी को फिर सीरियस वार्निंग में दिया। 3 दिन पहले से 16 तारीख के बाद से सीरियस वार्निंग आना विभिन्न देशों के दूतावास को शुरू हो गई थी। लेकिन उस दौरान बहुत सारे छात्रों ने ऐसा कि निकलने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उस दौरान इतनी ज्यादा टिकट थी कि उनके लिए, एक मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे के लिए ये आसान नहीं है इतनी महंगी टिकट ले। एक तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि इतनी महंगी टिकट ले, दूसरी उसे मिल भी नहीं रहा था, उसके बाद भी नहीं मिल रहा था। तीसरी चीज ये होती है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े देश है, यूक्रेन बहुत बड़ा देश है, तो वहां से बॉर्डर पे आना या रोमानिया जाना या पोलैंड जाना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बॉर्डर दूरी है और अब वाहन की भी सुविधा उतनी ज्यादा है नहीं, फिलहाल तो सब बंद है। तो इस समय क्या बेहतर है कि जो उनको सिक्योरिटी से जुड़े हुए टिप्स दिए जा रहे हैं या सिक्योरिटी से जुड़ी हुई उनको जो वार्निंग दी जा रही है, तो बेहतर है अब वो जहाँ पे जिस स्थान पर हैं, विशेष तौर पे अधिकांश जो शहर हैं, प्रमुख शहर हैं जो यूक्रेन के, उनमें जो लोकल लोग हैं वो सभी के सभी वहाँ की जो मेट्रो स्टेशन की अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं वो उसमें चले गए हैं। तो इस समय तो बेहतर यही कि अगले 1-2 दिन आप टनल्स में रहें, वहां पे काट लें मेट्रो टनल्स में, जो भी आपका खाना पानी है उसको थोड़ा सा
सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए एक दो दिन निकाल लें, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा ये मामला चलेगा नहीं। हाँ, 2 दिन के बाद जैसे ही स्थिति कंट्रोल में होगी, रशिया कंट्रोल करेगा, तो चूंकि रशिया और इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन है कि भारत को ये मौका मिलेगा कि या तो विशेष विमान से या बाय रोड वो व्यक्तियों को बाहर लाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी समझना पड़ेगी कि यूक्रेन में बहुत बड़ी संख्या 18 से 20,000 इंडियन है, जिसमें छात्रों की संख्या बहुत बड़ी, और मुश्किल पिछले 15 दिन में शायद 2,000 या 3,000 से ज्यादा छात्र वापस भी नहीं आए, तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या है। तो इसके लिए बहुत सारी विशेष फ्लाइट लगेंगी, या जैसा कि मैम बता रही थी कि एयरफोर्स के कुछ विमान वगैरह भी तैयार है। तो ये मुझे लगता है कि अगर छात्र थोड़ा सा शांति से रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो वो निकाल लिए जाएंगे, ज्यादा परेशानी इसमें आएगी नहीं। सिविलियन को वैसे भी उतना खतरा तब तक नहीं है जब तक कि युद्ध दोनों तरफ से बहुत भीषण स्थिति में नहीं बदले, जिसके चांस मुझे लग नहीं रहे। लेकिन इस सारी स्थिति में जो मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है चाइना को। उससे इस पूरे युद्ध से एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले आप देखिएगा 6 महीने से 1 साल के अंदर चाइना जरूर ताइवान पे अटैक करने, ताइवान को धमकाने या ताइवान के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया अमेरिका क्या कर सकता है, नेटो क्या कर सकता है, वो अच्छी तरह समझ गया। और सबसे बड़ी स्थिति जो इस समय है यूएनओ, इस तरह से पिछले 15 दिन 20 दिन 25 दिन में यूएनओ ने इस पूरे मामले को लिया है, वो तो मुझे लगता है सबसे बुरी विचित्र स्थिति है इस पूरे कांड की, कि यूएनओ का कोई सीरियसनेस इसमें मुझे दिखी नहीं। वजह वही है कि वही व्यक्ति यूएनओ में बैठे हुए हैं जो लड़ रहे हैं, तो अब इसको सीरियस लेगा कौन? बिल्कुल। तो घुमा फिरा के जो स्थिति अब बन रही है, मुझे लग रहा है भारत के ऊपर प्रेशर आने वाले टाइम में अभी अगले कुछ दिन में आने वाला है। बिल्कुल। अमरदीप सर, ये सवाल मेरा आपसे भी था, क्योंकि जैसा अभिषेक जी ने कहा कि भारत के ऊपर प्रेशर आने वाला है, भारत का भी ये जो युद्ध है, चलिए हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ नहीं जा रहे हैं और इन दोनों के बीच में ही युद्ध यहाँ पर हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव तो भारत की तरफ पड़ेगा। भारत को लेकर क्या कुछ अब आगे की चीजें हैं? भारत पर जो सबसे बड़ा प्रेशर है आज के टाइम में, वो प्रेशर है कि वो साथ किसका दे। बाकी रही बात उसके बाद की कि चाइना विल डू दिस थिंग, कि वो भारत पर कुछ इस तरह का हमला कर देगा, वो इस तरह से नहीं हो सकता। और या ऑफ कोर्स ताइवान की तरफ हो सकता है, लेकिन अभी जो देखने वाली बात है, जिस तरह रशिया का एक यू कैन से सिंगल वो मैटर था, रशिया को सामने करने वाला कोई नहीं था। ऐसा चाइना के साथ और भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। यदि चाइना भारत के साथ ऐसा करेगा, भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। वो यूक्रेन और रशिया का बैलेंस नहीं है कि रशिया बहुत भारी है और यूक्रेन बहुत हल्का है, तो यहाँ बराबर की टक्कर देने के लिए भारत बैठा है। तो भारत के साथ तो चाइना कुछ इस तरह का मिसएडवेंचर कर ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स चाइना के साथ कर सकता है, लेकिन फिर भी चाइना अपने आप में ताकतवर देश जरूर है, लेकिन रशिया वाली पोजीशन चाइना की भी नहीं है। यहाँ पे तो रशिया ने सीधे सीधे यूरोप को टारगेट किया, क्योंकि यूरोप के इतने छोटे छोटे देश हैं कि यदि रशिया की एक भी मिसाइल किसी भी एक कंट्री में गिरती है, उनके यहाँ भारी तबाही होती है। और दूसरा फिर जो वहाँ की जो सिविलियन जनता का जो रिस्पॉन्स अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आएगा कि व्हाई यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद दिस, आपका जहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो उस कारण से इन्होंने कहीं भी कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं एक नजरिए से कहूँ, जो ये विश्व की तबाही को रोकने के लिए मैं कहूंगा कि यदि अमेरिका या नाटो ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये भी पूरे विश्व के लिए एक अच्छी बात है। अभी जैसे शुरुआत में जनरल मस्टन बोल रहे थे कि सारा विश्व देखता नहीं तो क्या करता क्या, वहां पे अपनी सेना भेजता। सेना जैसे ही आप भेजोगे तो फिर तो बिल्कुल, अभी तो चलो एक कहूँ कि एक सिर्फ यूक्रेन की तबाही हो रही है, उसके बाद क्या होता। और यूक्रेन की तबाही के लिए अमेरिका 101% रिस्पॉन्सिबल है। उसने यूक्रेन को उकसाया कि आप इधर नाटो में आ जाओ। यूक्रेन में 2014 में जो रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी का जो करके और वहां पे जो कू कराया था, और वहां की जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसको बर्खास्त करके वहां पे प्रो यूरोपियन यूनियन जो गवर्नमेंट बनाई थी, वो सब के कारण से ये सारी एनिमिटी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हुआ। और फिर उसके बाद रशिया को बार बार कॉक्सिंग करना कि ये कर रहे हैं, यदि रशिया ने कुछ ऐसा किया तो हमारी नाटो फोर्सेज आएगी। अभी आपका वो कहाँ गया जब रशिया ने कहा कि ठीक है आप आओगे तो लेट्स सी। तो यहाँ पे रशिया को अपना जो स्वाभिमान या जो अपनी जो एक
वर्ल्ड पावर वाली छवि थी वो बनाने का मौका मिल गया और अमेरिका कुछ कर नहीं पाया, खाली गिदड़ धमकी देता रहा। तो कहने का तात्पर्य है भारत को कोई ऐसा खतरा नहीं है या भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सेप्ट यस जो ये असमंजस की स्थिति है कि भारत किसके साथ जाए, और मैं ये कहूंगा कि भारत जो है वो न्यूट्रल रहने वाला है, वो किसी के साथ नहीं जाएगा, ये मेरा विचार है। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन अपील यूक्रेन लगातार कर रहा है कि मदद की अपील वो लगातार यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या मदद करनी चाहिए यूक्रेन की? तो मदद के लिए अब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो तो जो उसको नजर आएगा, जो उसको याद आएगा उसी के लिए गुहार लगाएगा। लेकिन यूक्रेन को ये भी याद रखना चाहिए कि उसने भारत का कितनी बार साथ दिया है। भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का विरोध उसने किया, भारत के परमाणु जब एटॉमिक वो किया था, सब हर जगह यूक्रेन जो है अपनी तरफ से पूरा विरोध करता रहा है, बहुत ज्यादा सहयोग यूक्रेन का नहीं रहा। ठीक है, भारत ने अपनी एक नेचर के कारण से उनके साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। अब आज मुसीबत में यूक्रेन को भारत की याद आ रही है। इससे भारत को या हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपना डिफेंस खुद मजबूत रखना है। जब तक आप मजबूत रहेंगे तो दुनिया आपकी सपोर्ट करेगी, आप कमजोर आदमी का कोई साथ नहीं देता है। दूसरा, जिस तरह रशिया अपने आप में पावरफुल है और आज उसने पूरे विश्व को दरकिनार कर उसने अपना परचम लहरा दिया वहां पर, वो भी ध्यान रखना चाहिए कि समर्थ को ना दोष घुसाई। जो पावरफुल होता है उसको कुछ नहीं होता। 2-4 दिन सैंक्शन लगेंगी, थोड़े बहुत दिन इसको बोलेंगे कि पुतिन ने ऐसा किया वैसा किया, वॉर फ्रेंजी और ये सब कहानी होगी, और उसके बाद अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं। जो रशिया चाहता है, जो व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं, वो उन्होंने कर लिया। बिल्कुल सुमन शर्मा जी, अपील यहाँ पर यूक्रेन लगातार करता हुआ नजर आ रहा है, वो जवाब तो हमने अमरदीप सर से ले लिया, लेकिन अभी देखें तो यूक्रेन तो अलग थलग पड़ ही गया है, मदद की गुहार लगा रहा है। रशिया के साथ में कौन कौन है? देखिए, रशिया के एलाइज तो बेलारूस है, सर्बिया है और चाइना का टैसिट सपोर्ट है, और चाइना की अपनी एक ब्लॉक है, वो भी सब उनके साथ ही है। बेशक कोई फ्रंटलाइन में आकर मिलिटरीली मदद ना करे, मगर एक सपोर्ट तो है ही। और यूएन में भी परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं उनमें भी देखा जाता है कि हमेशा चाइना और रशिया एक साथ वोट करते हैं। तो रशिया की बहुत बड़ी बैकिंग ना हो, लेकिन फिर भी उनके साथ उनके लोग हैं। और बेलारूस भी एक तरफ से यूक्रेन पे हमला कर ही रहा है, तो बेलारूस हमेशा से ही रशिया के साथ रहा है। और जैसा अभी सर ने अभी ताइवान की बात की है, तो अभी जैसे यूक्रेन में क्राइसिस स्टार्ट हुआ और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है रशिया का, तो ताइवान की लीडरशिप ने क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें यूक्रेन ना समझा जाए। तो ऐसी बात नहीं है कि ताइवान और यूक्रेन बिल्कुल एक लेवल पर हैं। और उसके अलावा अगर चाइना ताइवान में इन्वेड करता है या अटैक करता है तो बेशक प्रेशर इंडिया पे पड़ेगा, मगर इंडिया की हालत इतनी ऐसी नहीं है। जैसे अभी सर ने भी बताया कि इंडिया की मिलिट्री काफी पावर है, मिलिटरीली इंडिया काफी स्ट्रांग है। उसके अलावा भी इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीनों नेबर्स न्यूक्लियर हैं। इसीलिए हमें ऐसी स्थिति यहाँ बनेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। उधर एक जैसे इक्वल स्थिति नहीं है दोनों की। रशिया एक बहुत ही पावरफुल और न्यूक्लियर कंट्री है, जबकि यूक्रेन बहुत ही उसके सामने वीक है। तो उन जैसी स्थिति यहाँ ऐसी नहीं बन सकती है। और सीधे सीधे सामने से आकर ना तो चाइना हमारे साथ कोई युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहता है और ना ही पाकिस्तान, क्योंकि ये न्यूक्लियर डेटरेंस हमेशा से हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो अब सारी कंट्रीज न्यूक्लियर तो नहीं हो सकते हैं, मगर जैसे अभी सर ने बताया कि नेटो ने उकसाया यूक्रेन को, यूक्रेन ने कभी साथ यूएनएससी में हमारा नहीं दिया है, मगर इंडिया हमेशा एक इंडिपेंडेंट और नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी लेके चला है और हमेशा सबके साथ उसने संबंध अच्छे रखे हैं। और अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कल बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से, उसमें भी आप देखिए उनके टेक्स्ट में उन्होंने यही एक प्रार्थना की, एक रिक्वेस्ट करी है कि नेटो ग्रुप के साथ जो भी डिफरेंसेस हैं वो बातचीत से रिजॉल्व किए जाएं और डिप्लोमेटिक रास्ता निकाला जाए। और जो भी, क्योंकि खून खराबा किसी के भी हित में नहीं है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में ये देखना है, अभी यूएनएससी भी अपना एक रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है और अभी रात को ही
कल रात को उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तो वो एक तैयार होकर सामने आएगा। मगर यूएन के रेजोल्यूशंस को कभी कोई कंट्री इतनी सीरियसली लेता नहीं है। यूएन की स्थापना 1945 में इसी बात के लिए हुई थी कि इस तरह की स्थितियों को रोका जाए, लेकिन उसके बाद भी जितने युद्ध हुए हैं पिछले 75 सालों में, देखा गया है कि यूएन अब इतना इफेक्टिव नहीं साबित हुआ है। कोरिया वॉर को देख लें या अफगानिस्तान वियतनाम में क्या क्या हुआ। तो जो पावरफुल है और जिसके पास मिलिट्री माइट है वो आगे बढ़ के अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ग्लोबल कम्युनिटी का ये फर्ज है कि वो सामने आए और डिप्लोमेसी को पूरा वो एक जोर दें कि डिप्लोमेटिकली उसका रास्ता निकाला जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है आपने यहाँ पर कही है। अमरदीप सर, लास्ट 2 मिनट और हैं। 2 मिनट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से स्थितियां जो बनी हुई हैं, एक तो उस पर क्या दृष्टिकोण है आपका, और दूसरा जो वहां पर छात्र फंसे हुए हैं, जो डरे हुए हैं, उनके लिए क्या किया जाए? छात्रों के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो हिम्मत बना के रखे। अब जिस तरह की सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, वहां से जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था कि बाय रोड भी उनके पास ऑप्शन है, लेकिन जिस तरह का वॉर लाइक सिचुएशन है जहां पे चारों तरफ से मिसाइल, बॉम्ब्स, फायरिंग चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है कि वो कौन है क्या है, तो ऐसे में उनका वहां से बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। They should wait for some time. Probably बहुत जल्दी ही Ukraine will surrender and Russia will take over. And by that time फिर उनको निकलने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। दूसरे, हमें ये देखना है, एक तो हम अब भारत के एंगल से कहूँ कि हमें अपने आप को, अपनी सेना को, अपने डिफेंस सिस्टम को हमें मजबूत से मजबूत बनाना है, सो दैट कोई भी दूसरा देश, पड़ोसी देश या कोई भी इतना पावरफुल ना हो जाए और वो हमको मतलब एक तरफा मुकाबला हो। एटलीस्ट यदि रिप्लाई देने के लिए बराबर होंगे, जिस तरह अभी सुमन जी कह रही थी कि जैसे भारत भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, दैट इज अ बिग डिटरेंट, यानी कि आपकी ताकत बराबर है तो आप एक डिटरेंस, वो ताकत जो है आपका डिटरेंस का काम करता है। उस तरह से हमने आपको मजबूत बनना है। और जिस तरह ये यूएनओ बनाया, जिसमें 5 देश जो पूरे विश्व के शक्तिशाली देश थे, उनको सारी अथॉरिटी दे दी, वीटो पावर उन्हीं की, जो कुछ होगा उन्हीं से। अब वही गुंडागर्दी करने लगे, वही इस तरह का माहौल क्रिएट करने लगे, जो अपने आप में रिस्पॉन्सिबल या जो लीडर हैं उस सिस्टम के, वही ऐसे करने लगे, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लो। तो हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिस्टम इस तरह से बनाना चाहिए कि कोई भी इसका लाभ ना उठा सके। अब अमेरिका, रशिया, चाइना सभी तो इन्वॉल्व हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, यही तो जो कुछ है वही है। तो इनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाए? तो कोई भी संगठन इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें या तो कोई मेजॉरिटी इस तरह की बने, यदि कोई भी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई भी इस तरह का गलत काम करे तो उसके खिलाफ कुछ इस तरह की कार्रवाई की जा सके, वो संगठन इतना पावरफुल हो। अब यूएन कर भी क्या सकता है? रेजोल्यूशन पास कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है, बस रशिया को कोई लेना देनी है सैंक्शन से। पुतिन अपना पूरा काम कर रखा है उसने कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाइए जो सैंक्शन लगानी है। तो कहने का तात्पर्य है कोई इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि वो, उसके पास ऐसा कोई बटन हो या ऐसा कोई सिस्टम हो कि उस देश की पूरी जो जैसे ऑक्सीजन को बंद कर सके और वो उसको मालूम हो कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इस तरह का जो है ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे फ्यूचर में कोई इस तरह का स्टैंड ना ले और इस तरह की वॉर फ्रेंजी में हम जो देश, पूरे विश्व के जो मानव हैं, चाहे वो किसी भी देश के हैं, इस तरह की सिचुएशन में ना फंसे जिस तरह यूक्रेन के जो सिविलियन हैं वो फंसे गए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर जो भी आपने बातें कही हैं बिल्कुल सही हैं, और कोशिश भी लगातार यहाँ से की जा रही है कि जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो रूस के हमले के बाद यूक्रेन में तबाही मची हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस घेरने की प्लानिंग बना चुका है, और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अब बेबस नजर आ रहे हैं, और यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहां पर छात्र जो फंसे हुए हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनके हालात भी खराब हैं, लेकिन भारत लगातार इस पर काम कर रहा है और उन्हें वहां से लाने की जो कोशिश है वो लगातार यहां पर की जा रही है। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, अंजामे जंग क्या होगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।